मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणलेला आहे। आताच्या घडीची सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आपण पाहताय। दिल्लीमधून ही बातमी येते। मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणलेला आहे। संसदेचं अधिवेशन सुरू झालेलं आहे आणि विरोधक हे गेल्या काही दिवसांपासून आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालेलं होतं। मणिपूरमध्ये जी घटना घडलेली आहे त्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही सभागृहामध्ये निवेदन मांडावं अशी आग्रही भूमिका आक्रमक भूमिका विरोधकांकडून घेण्यात आलेली होती आणि आज विरोधकांची महत्त्वपूर्ण बैठक जी आहे ती पार पडली आहे। संदीप राजगोळकर आमचे प्रतिनिधी आमच्या सोबत आहेत। अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत। संदीप, काय घडतंय? जवळपास 142 खासदार वृषाली सरकारच्या विरोधातले सध्या लोकसभेमध्ये आहेत असं चित्र सध्या तरी दिसतंय आणि मणिपूर घटनेवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच उत्तर द्यावं यावर खरं तर आग्रही आहेत सगळे विरोधक। आताही एक बैठक होती मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कार्यालयात आणि ती बैठक झाल्यानंतर काही वेळापूर्वीच लोकसभेचं आणि राज्यसभेचं दोन्ही सभागृहांचं कामकाज जे आहे ते सुरू झालेलं आहे। लोकसभेचं कामकाज सुरू होताच गोंधळाला सुरुवात झाली। त्यापूर्वी कारगिल विजय दिवसानिमित्त शहीद जवानांना श्रद्धांजली देखील वाहण्यात आली। मात्र सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा जो प्रस्ताव आहे तो दाखल करण्यात आलेला आहे लोकसभा अध्यक्षांच्याकडे। त्यानुसार आता ही चर्चा होऊ शकते। मात्र सध्या तरी लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षांचा अजूनही गोंधळ चालू आहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला किंवा त्यांनी चर्चा करायला तयार असल्याचं सांगितलं। मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संसदेच्या बाहेर माध्यमांना सांगतात की मणिपूर घटनेबाबत कुठलंही हेळसांड केली जाणार नाही किंवा कारवाई केली जाईल। मग सभागृहामध्ये ते का सांगत नाहीत? त्यांनीच उत्तर द्यावं आणि त्यांनीच याबाबतची चर्चा करावी यावर खरं तर आग्रही आहेत। जी बैठक झाली होती त्या बैठकीला शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत देखील उपस्थित होते आणि सगळे विरोधक देखील होते आणि आता आपण पाहतोय की लोकसभेचं कामकाज जरी सुरू झालेलं असलं तरी प्रचंड मोठा जो गोंधळ आहे तो सभागृहात पाहायला मिळतोय आणि तसंच चित्र राज्यसभेत देखील आहे। दुसरं महत्त्वाचं सोनिया गांधी। नक्कीच धन्यवाद संदीप दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। जो चीज बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए और उन्होंने जिस तरह से बताया है सबसे ज़्यादा जूट मिल है वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं उनको सरकार ने प्रोक्योर करके जो हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के लिए जो हमने जो जूट बैग है उनको सिक्योर नहीं किया होता तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि उनको जो सरकार के सहयोग मिलते उनके जो सहयोग मिलता है लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, ना तो नई मिल को अपग्रेड किया ना ही तो टेक्नोलॉजी करी कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीज़ें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मालूम नागर ये अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर 1। नंबर 2 कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी लड़कियां होती है जो श्रमिकों की बालिका होती है उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से जो पूरे ग्लोबल में जिसकी चर्चा है, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन लिंकेज जो स्कीम है इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ
माध्यम से एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ में जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, तो जूट को भी जो हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 श्री अरविंद सावंत। क्वेश्चन नंबर 82 अरविंद सावंत। माननीय मंत्री जी।